Hello everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about nerve impulse. Okay, discuss about nerve impulse. Okay, नर्व इम्पल्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, नर्व इम्पल्स क्या होता है? नर्व मतलब जानते हो, नर्व सेल या जिसको न्यूरॉन कहते हैं. इम्पल्स का क्या मीनिंग होता है? इम्पल्स का मीनिंग हो गया आपका इंफॉर्मेशन. इम्पल्स का मीनिंग क्या हो गया आपका? इंफॉर्मेशन, या उसको बोलते हैं मैसेज भी बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं एक छोटा टिपिकल एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाएगा. ओके, सॉरी. ओके, ये हो गया एक न्यूरॉन, ये हो गया एक न्यूरॉन. ओके, यहां से क्या है? यहां से हाईली ब्रांच्ड इसका आपका डेंड्राइट वाला स्ट्रक्चर ऐसे निकल हुआ है. ओके ओके, ये हो गया आपका डेंड्राइट वाला एरिया. ये हो गया आपका सेल बॉडी, ये टोटल सेल बॉडी. ये हो गया आपका एक्सन वाला एरिया. ओके, ये हो गया टर्मिनल लॉब. ये मैंने डिटेल में आई थिंक डिस्क्राइब कर चुका हूं. ओके, एंड यहां से क्या होता है? यहां से और एक सेल बॉडी ऐसे मतलब होता है प्रेजेंट. ओके, सॉरी. ऐसे एक और एक डेंड्राइट इस एक्सॉन टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है. ओके, ये एंड हो गया आपका एक्सॉन टर्मिनल, एंड इस एक्सॉन टर्मिनल से और एक डेंड्राइट कनेक्टेड हो जाएगा. इस तरह से एक डेंड्राइट से दूसरे डेंड्राइट तक या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक एक इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. इम्पल्स समझ गए ना? इम्पल्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन या मैसेज. ओके, तो ये स्ट्रक्चर मैं इसीलिए ड्रॉ करना चाहता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए. ओके, अब हम इसको वाइप आउट कर देंगे. ओके, क्योंकि वरना हमें बाकी चीज समझाने के लिए जगह नहीं मिलेगा. ओके, देखो अब सारा खेल देखो. क्या क्या, अरे क्या होता है? सो हम नर्व इम्पल्स के बारे में अब पढ़ रहे हैं. ओके, नर्व इम्पल्स क्या है अभी तक आपको समझ में आ गया होगा. अच्छा, नर्व इम्पल्स का जनरली जो कैरिड आउट पर्पज होता है, ओके, वो 3 फेजेस में होता है. पहला नर्व इम्पल्स का भाई जेनरेशन होगा. पहला जेनरेशन होगा, उसके बाद उसका क्या होगा? कंडक्शन होगा. उसके बाद उसका क्या होगा? कंडक्शन होगा. एंड उसके बाद उसका क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा. ट्रांसमिशन होगा. इतना चीज समझ में आ गया. नर्व इम्पल्स का पहले क्या होगा? जेनरेशन होगा, कंडक्शन होगा, उसके बाद उसका ट्रांसमिशन होगा. जेनरेशन कैसे होता है, कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो हम आगे चल करके देखेंगे. एंड ये नर्व इम्पल्स जो कैरिड आउट होता है उसके लिए कुछ फेजेस है. ओके, कुछ फेजेस है. तो आपका पहला फेज आएगा आपका पोलराइजेशन. पोलराइजेशन, उसके बाद आएगा आपका डीपोलराइजेशन. ठीक है ना?
उसके बाद आपका आएगा रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और उसके बाद फोर्थ नंबर में आपका आएगा हाइपर पोलराइजेशन। ये थोड़े समय के लिए आता है, ये लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है, लेकिन क्योंकि ये आता है, ये हमारे मतलब स्टडी पैटर्न में इसको हमें जगह देना पड़ेगा, वरना ये दुखी हो जाएगा। ओके, सो नर्व इम्पल्स क्या है, कैसा है, आपने डिटेल में समझ लिया। ये क्या मैंने जितने भी लिखा है, आई होप आपको मैंने समझा पाया। ओके, अब चलते हैं एक एक करके हम सारे चीज को समझेंगे। तो हमने पहले कहां से शुरुआत करनी है, पोलराइजेशन में शुरुआत करेंगे। पोलराइजेशन से शुरुआत करेंगे तो हम ये सारे चीज को आपको समझा पाऊंगा। ओके, सो पहले हम चलेंगे, पोलराइजेशन को एक चीज बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसको बोला जाता है क्या, पोलराइजेशन भी बोला जाता है, पोलराइजेशन भी बोला जाता है, या कोई सेल पोलर भी बोला जाता है। मान लीजिए किसी सेल के बारे में आपने अगर सुना होगा पोलर, तो पोलर तो मैंने अभी तक आपको समझाया नहीं, लेकिन जब ये समझा दूंगा तब आपको पता चल जाएगा पोलर का मीनिंग क्या होता है। ओके, सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के ऊपर हम चर्चा करते हैं। ओके, सफिशिएंट स्पेस भी है। ओके, नाइस। सो देखो, ये हो गया आपका एक एक्शन। ओके, ये हो गया आपका एक एक्शन, एंड चीजों को अच्छे से समझाने के लिए ये मैं दूसरा वाला थोड़ा बड़ा गैप लेता हूं। ओके, अभी ये हो गया आपका एक्शन, ये हो गया आपका एक्शन, दिस वन इज योर, सॉरी, दिस वन इज योर एक्शन। ओके, एंड ये एक्शन का जो मेम्ब्रेन होता है, जो आउटर लेयर होते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एक्सोलेमा बोला जाता है, एक्सोलेमा। सो लेमा का मतलब क्या हो गया, लेमा मीन्स मेम्ब्रेन। सो एक्सोन का जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है उसको बोला जाता है एक्सोलेमा। अब यहां पर देखो, सो इसको थोड़ा मैं वाइप आउट कर देता हूं। ओके, इसको मैंने थोड़ा वाइप आउट कर दिया, सॉरी। ओके, ये समझ लिया, ये एक्सोन हो गया, ये हो गया एक्सोन का मेम्ब्रेन। ओके, एंड यहां पर क्या होता है, एक पंप प्रेजेंट होता है। ओके, एक पंप प्रेजेंट होता है। आराम से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ओके, समय लगना है तो लगने दीजिए। ओके, वरना क्रिएटिविटी बाहर नहीं आएगी। सो ये होता है एक पंप, इस पंप को बोला जाता है सोडियम पोटासियम पंप, या फिर उसको बोला जाता है सोडियम पोटासियम एटीपेज वाला पंप, क्योंकि ये एटीपेज एंजाइम यूज करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है सोडियम पोटासियम पंप। ओके, एंड देयर आर सम लीकी चैनल्स ऑल्सो प्रेजेंट। ये हो गया आपका लीकी चैनल भाई, ये हमेशा लीक करते रहते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लीकी चैनल। ओके, एंड ये आपका बड़ा वाला, ओके,
एंड यहाँ पर ये भी प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर मैं उसे एक ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ज्यादा ड्रॉ करने का कोई, एक या दो ड्रॉ करने से, जैसे यहाँ पर ये दो रह गया, यहाँ पर एक रह गया, तो इससे कोई बड़ा नहीं होता है, सिर्फ ये समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सो देखो यहाँ पर ये जितने भी हो गया, ये जितने भी हो गया, ये क्या है, ये आपका लीकी चैनल, ये मैं लिख भी रहा हूँ। ओके, ये हो गया लीकी चैनल। एंड ये जो वाला हिस्सा है, यहां से लेकर के यहां तक वाला जो हिस्सा है, इसे बोलते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ठीक है ना, इसे बोला जाता है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। एंड इसको भी बोला जाता है सेम लीकी चैनल, इसको बोला जाता है लीकी चैनल। एंड ये हो गया आपका पंप, ये हो गया आपका पंप। ओके, ये हो गया आपका पंप। ओके, एंड ये हो गया आपका एक्जन, दिस वन इज योर नोन एज एक्जन। एंड ये हो गया आपका एक्जोलेमा। ये जो है ये भी वही है। ओके, सेम है। सो अब देखो कहानी कैसे कैसे चलता है। ओके, अच्छा, ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है, ओके, ये हमेशा क्लोज रहता है। स्पेशली कब क्लोज रहता है, जब आपका मेम्ब्रेन रेस्टिंग मेम्ब्रेन में होता है, मतलब रेस्ट कर रहा है, अभी मेम्ब्रेन कुछ भी नहीं कर रहा है। ओके, सो एंड मैं आपको एक चीज बता दूं, ये अगर एक्जन है तो एक्जन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिस फ्लूइड को बोला जाता है क्या, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड, या इसको बोला जाता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। उस फ्लूइड को बोला जाता है क्या, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं ICF। ओके, सो एक्जन मेम्ब्रेन के भीतर वाले जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड इज नथिंग बट व्हाट, योर एक्जोप्लाज्म। योर क्या है, एक्जोप्लाज्म। क्योंकि ये एक्जोप्लाज्म एरिया में पाया जाता है। एक्जोप्लाज्म किसको बोलते हैं, द साइटोप्लाज्म पोर्शन ऑफ एक्जन इज नोन एज एक्जोप्लाज्म। सो ये एक्जोप्लाज्म एरिया में ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड पाया जाता है। ओके, इसीलिए इसको एक्जोप्लाज्म हम कह सकते हैं। अच्छा, एक्जन का एक आउटसाइड वाला होता है, मतलब सेल का आउटसाइड वाला हिस्सा, बाहरी वाला हिस्सा, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड ये जो लाइन होता है, ये क्या होता है, मेम्ब्रेन। ये लाइन क्या होता है, मेम्ब्रेन। तो हमेशा याद रखो, एक्जन का जो अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड एक्जन का जो आउटसाइड वाला हिस्सा है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। समझ में आए, एक्जन मेम्ब्रेन का जो भीतर वाला हिस्सा होता है वो नेगेटिव होता है, एंड आउटसाइड वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव होता है। ओके, जब से, तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अनायन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, अनायन। एंड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, काटायन। ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, काटायन। तो आप अभी ये डिसाइड करो, अंदर में अनायन ज्यादा है या काटायन। निश्चित रूप से अनायन ज्यादा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अनायन इज ग्रेटर देन काटायन। ओके, तो उस हिसाब से हम बाहर के लिए भी लिख सकते हैं, बाहर क्या है, काटायन ज्यादा है, इसीलिए काटायन इज ग्रेटर देन अनायन। क्योंकि बाहर काटायन ज्यादा है, इसीलिए काटायन इज ग्रेटर देन अनायन। ओके, ओके, और एक बात,
अच्छा हाँ, भीतर में आपका पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है आज कंपैरिजन टू सोडियम आयन। मतलब ये एक्जन मेम्ब्रेन के भीतर पोटेशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो अधिक रहता है एंड सोडियम आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो क्या रहता है, कम रहता है। इसीलिए मैंने लिखा K+ इज ग्रेटर देन Na+। तो उस हिसाब से बाहर में क्या होगा, बाहर में आपका सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगा आज कंपैरिजन टू पोटेशियम आयन। तो बाहर में क्या होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले एरिया में आपका सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन कम है। इसीलिए हमने लिखा Na+ इज ग्रेटर देन K+। समझ में आ गया? यहां तक मैंने जितने सारे चीज ड्रॉ किया है अभी तक आपको क्लियर आ गया? तो इट्स रियल एंड गुड, माय प्लेजर। ओके, एंड देखो जब सेल इसी अवस्था में रहता है, जब सेल इसी अवस्था में रहता है, और एक बात है हमेशा ये चीज याद रखो, ये जो लीकी चैनल होता है, ये जो लीकी चैनल होता है एंड ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होता है, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा प्रोटीन चैनल होता है। और इसमें जो आयन का जो ट्रांसफर होता है, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ जो आयन का मूवमेंट होता है, जो आयन का मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन आयन का फ्लो करना जब तक कि इक्विलिब्रियम अचीवमेंट ना हो जाए, मतलब जब तक सब कुछ सेम ना हो जाए, इस चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, तो अब क्या होगा, आपने अभी पढ़ा कि कैल्शियम पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है सोडियम आयन के कंपैरिजन के मुकाबले, और बाहर में क्या पढ़ा कि सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा रहता है पोटेशियम के कंपैरिजन के तुलना में। ओके, तो मुझे एक चीज बताओ, ये हो गया आपका क्या, दिस वन इज योर सोडियम, दिस वन इज योर सोडियम। तो सोडियम आयन का जो कंसेंट्रेशन होगा वो किधर जाएगा, सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा याद रखो, ये जो बीच वाला हिस्से में, मतलब अंदर वाले हिस्से में सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन क्या होता है, कम होता है। इसीलिए सोडियम आयन का क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ से प्रवाहित होगा, मतलब मूवमेंट होगा। तो हाई कंसेंट्रेशन कहां पर है, आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले रीजियन में है। तो सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन इस डायरेक्शन में होगा। समझ में आया, मतलब हाई से लो आएगा। समझ में आ गया? हमेशा डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ से मूवमेंट होना चाहिए। तो बाहर में सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और अंदर में सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन कम है। इसीलिए सोडियम आयन लीकी चैनल के माध्यम से हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ से मूवमेंट करेगा। समझ में आ गया? इसीलिए मैंने ये आरो मार्क दिया है। ओके, ये हो गया आपका पोटेशियम वाला लीकी चैनल। तो पोटेशियम की मात्रा कहां पर ज्यादा होता है, अंदर वाले हिस्से में। तो पोटेशियम का मूवमेंट कैसा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन होगा। पोटेशियम का मूवमेंट कैसा होगा, आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा। ठीक है ना? पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा होता है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम होता है। इसीलिए पोटेशियम आयन का जो कंसेंट्रेशन होता है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ से मूवमेंट करेगा। मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड से लेकर के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक चला जाएगा, मूवमेंट होगा।
एंड हमेशा इतना याद रखो, ये लीकी चैनल जो होता है, ये जो लीकी चैनल होता है, ये हमेशा क्या होता है, ओपन रहता है। ये कुछ भी परिस्थिति आ जाए, डीपोलराइजेशन हो, रीपोलराइजेशन हो, हाइपर पोलराइजेशन हो, कुछ भी हो, या रीपोलराइजेशन हो या पोलराइजेशन हो, हर अवस्था में लीकी चैनल हमेशा लीकेज करेंगे। लीकी चैनल का सिंपल मतलब है लीकेज करना, तो ये हमेशा लीकेज करेंगे। तो अभी एक सवाल आ सकता है कि अगर ऐसे लीकेज अगर हुआ ना, ऐसे अगर ये लीक करेंगे तो क्या होगा, अंदर में पोटासियम की मात्रा, पोटासियम आयन का मात्रा क्या होता है, ज्यादा होता है, एंड सोडियम आयन का मात्रा कम होता है। तो सोडियम आयन का ऐसे एंट्री होता है, ऐसे एंट्री होता है। ओके, जब ये एंट्री करेगा तो आपने यहां पर देखा होगा, यहां पर भीतर में चार्ज क्या होता है, आयनिक चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, मतलब आनायन वाला जो चार्ज होता है भीतर में ज्यादा होता है। तो सोडियम आयन जब ऐसे अनवरत आता जाएगा, आता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो क्या होगा, अंदर में ये जो नेगेटिव आयन होता है ना, आनायन, ये धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, या इसको एक्सॉन का मेम्ब्रेन बोल सकते हो, एक्सॉन का मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन के बाहर पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव, एक समय होगा तो हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट अचीवमेंट हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम स्टेट आता है तो पता है क्या होता है, हम ऊपर चले जाएंगे, सीधा संयमनी पूरी। ओके, सो हमेशा याद रखो, हमारे बॉडी, बाकी दुनिया में आपने बहुत बार सुना होगा कि हमेशा समतुल्यता रहती है। मतलब मान लीजिए अभी बहुत दुर्नीति बढ़ गया, तो दुर्नीति को कम करने के लिए कोई दबंग ऑफिसर आएगा, कोई मान लीजिए उसे क्या बोलते हैं, जो शूट करता है, शूटर आता है। तो शूटर क्या करता है, जितने भी डॉन, जितने भी माफिया गुंडाराज, इसको मार देता है। तो बाहर की दुनिया में इक्विलिब्रियम जायज है, लेकिन हमारे खुद के बॉडी में अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो हम डेथ हो जाएंगे। तो हमेशा याद रखो, बॉडी में कोई भी सेल कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं जाता है। अगर जाएगा तो आप मर जाओगे, अगर जाएगा तो क्या होगा, आप मर जाओगे। ओके, सो इक्विलिब्रियम ना हो इसके लिए ये एक पंप चालू रहता है, ये एक पंप चालू रहता है, और इस पंप को बोला जाता है आपका क्या, सोडियम पोटासियम पंप। इस पंप को क्या बोला जाता है, सोडियम पोटासियम पंप। ओके, ये क्या करेगा, ये सोडियम पोटासियम पंप 3Na मतलब 3Na प्लस जो आयन होता है, सोडियम आयन, इसको बाहर भेजेगा, एंड 2 पोटासियम आयन को क्या करेगा, अंदर लेगा। और ये काम करने के लिए ये खर्च करेगा 1 ATP। ATP मतलब एनर्जी। 1 ATP खर्च करके 3 सोडियम को बाहर भेजेगा और 2 पोटासियम को अंदर लेगा। इस कारण से क्या होता है, जो सोडियम आयन बहुत ज्यादा इधर कंसेंट्रेशन बढ़ाता है, ये कॉम्पेंसेट का काम करता है। तो आप इसको ऐसा समझ सकते हो, ये पंप हो गया आपका एक कॉम्पेंसेटर, जो कॉम्पेंसेट करता है। ओके, सो इस कारण से, इस पंप के कारण से आप इक्विलिब्रियम स्टेट में कभी नहीं रहते हो, आप हमेशा नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हो। ओके, एंड तो हमने आज क्या सीखा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, एक चीज मैं बता देता हूं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, ये जो अंदर में नेगेटिव चार्ज होता है ना, अंदर में जो आनायन चार्ज होता है, ये इतना ज्यादा होता है कि इसका पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का एक यूनिट होता है। ओके,
सो -70 मिलीवोल्ट जब रहता है तब हमारा सेल क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहने का सीधा अर्थ ये है कि अब हमारा सेल कुछ भी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल शांत है, रेस्ट है, एकदम रेस्ट है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमेशा याद रखो ये पंप हमेशा एक्टिवेट होता है। परीक्षा में पूछ सकता है, एग्जाम जब आप जाओगे तब आपको पूछ सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आपका पंप चालू होता है कि नहीं चालू होता है, और ये भी पूछ सकता है कौन सा पंप होता है। तो आपको लिखना है सोडियम पोटेशियम पंप जो कि एक्टिवेट होता है। ओके, लीकी चैनल हमेशा ओपन रहेंगे एंड ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो होता है ये हमेशा क्लोज रहेंगे, खास तौर पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। एंड अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेंगे, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज रहेंगे। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है। और ये जितने भी चैनल होता है, ये जो जितने भी चैनल होता है ये क्या होता है, प्रोटीन के बने हुए चैनल होता है। ये प्रोटीन के बने हुए चैनल होता है। तो ये प्रोटीन के बने हुए जो चैनल होता है वो क्या करता है, जब ये सोडियम पोटेशियम को अंदर लेता है उसके लिए उसको एनर्जी खर्च नहीं करना पड़ता है। जैसे पंप को ऑपरेट करने के लिए एनर्जी खर्च करना पड़ता है, लेकिन इसमें जो होता है एनर्जी खर्च करना नहीं पड़ता है। मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल एंड ये लीकी चैनल, सो इसमें एनर्जी कंजप्शन नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ओके, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड ये जो लीकी चैनल है, ये जो वोल्टेज गेटेड वाला ये जो चैनल होता है ये क्लोज रहता है। ये क्लोज क्यों रहता है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में ओपन होंगे एंड एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में ये क्लोज भी होंगे। ओके, सो यहां पर मैं लिख रहा हूं, ये आपका एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन में ओपन होंगे एंड उसी तरह से जब ये क्लोज भी हो जाते हैं। आई होप यहां तक कुछ भी डाउट नहीं आया होगा। तो हम मूव करें। अच्छा, अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ओके, इसको मैं बड़ा वाला लेटर ऐसे डिनोट कर देता हूं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा, पोलराइजेशन खत्म कर दिया। अब हम सेकेंड पार्ट में डीपोलराइजेशन को देखेंगे। डीपोलराइजेशन ओके, डीपोलराइजेशन। सो डीपोलराइजेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें वही सेम स्ट्रक्चर फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, ये होता है आपका डीपोलराइजेशन। ओके, ये होता है आपका पंप एंड डीपोलराइजेशन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो पार्ट लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है, दो पार्ट ले जाते हैं। ये हो गया आपका लीकी चैनल, दिस वन इज योर लीकी चैनल। ये हो गया आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ओके, ये ऐसे क्लोज है। ओके, ये भी अभी के लिए क्लोज है, लेकिन बाद में ये ओपन होता है, मैं बताऊंगा कैसे कैसे। ओके, सो अभी देखो, अभी क्या है, अंदर की तरफ नेगेटिव है, ओके, बाहर की तरफ पॉजिटिव है फिलहाल के लिए, अभी डीपोलराइजेशन नहीं हुआ है। ओके, सो अभी मान लीजिए मैंने एक इम्पल्स दिया। सो इम्पल्स क्या हो सकता है, इम्पल्स आपका लाइट हो सकता है, इम्पल्स आपका साउंड हो सकता है, इम्पल्स मैंने यहाँ पर एक प्रेशर दिया, मतलब यहाँ पर मारा, तो ये भी आपका एक प्रकार का इम्पल्स होगा। ओके, सो जब ये इम्पल्स अराइव होता है हमेशा याद रखो ये पंप बंद होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ये लाइन लिख रहा हूं। ओके, सो
ऑन अराइवल ऑफ इम्पल्स, ऑन अराइवल ऑफ इम्पल्स, ये क्या होता है, पहले ये बॉन्ड होता है। ओके, पहले क्या होता है, ये सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है ये पहले बॉन्ड होता है। ओके, जब इम्पल्स का अराइव होता है, इम्पल्स कैसे अराइव होता है, आपके डेंड्राइट में आएगा, फिर आपके साइटन में आएगा, फिर आपके एक्जन में चले जाएगा। ओके, इस तरह से इम्पल्स का जनरेशन होता है। तो जब इम्पल्स आता है, इम्पल्स जब आएगा, सो डीपोलराइजेशन स्टेट में हमेशा याद रखो, ये जो लीकी चैनल होता है ना, ये लीकी चैनल ये हमेशा एक्टिव हो गए। ओके, ये हमेशा लीकेज करेंगे, मतलब सोडियम आएगा, पोटेशियम जाएगा। ओके, एंड क्या होता है, जब धीरे धीरे सोडियम ऐसे अंदर चला आता है, सोडियम कैसे आएगा, लीकी चैनल के माध्यम से आएगा। ओके, सो अब क्या होता है, जैसे ही इम्पल्स जैसे ही आएगा एक्जन मेम्ब्रेन के थ्रू या डेंड्राइट देकर के साइटन के थ्रू आएगा, तो हम पहले वो ये सोडियम पोटेशियम पंप को बंद कर देगा, ये बंद हो जाएगा। ये बंद हो जाएगा तो इसका मतलब ये जो 3Na+ को बाहर भेज रहा था, 2K+ को अंदर ले रहा था, ये वो नहीं कर पाएगा। ओके, लीकी चैनल तो हमेशा चलती रहेगी। ओके, एंड उसके बाद क्या होगा, जब लीकी चैनल के माध्यम से सोडियम आयन का धीरे 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 अंदर प्रवेश होगा, तो बताओ अंदर में कौन सा चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज का ज्यादा वृद्धि होगा, मतलब कैटायन की संख्या बढ़ेगी। तो अंदर का मेम्ब्रेन जो ये नेगेटिव था, अंदर का मेम्ब्रेन मतलब पोलराइजेशन स्टेट में जो नेगेटिव था, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये धीरे धीरे अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा तो बताओ ये वाला हिस्सा क्या होगा, धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा। ये धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगा, ये धीरे धीरे नेगेटिव हो जाएगा। ओके, एंड ये धीरे धीरे जब पॉजिटिव हो जाएगा, ये भीतर वाला हिस्सा जैसे जैसे पॉजिटिव हो जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, मैंने बोला था ना, ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल होता है ये पर्टिकुलर एक कंसेंट्रेशन में ओपन होता है। ओके, सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर। ओके, डिफरेंट न्यूरॉन के हिसाब से, डिफरेंट सिग्नल के हिसाब से, डिफरेंट आयन के हिसाब से ये डिफरेंट कंसेंट्रेशन में ओपन होता है। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन ऐसा मेंशन नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मिल जाता है। ओके, लेकिन वो ऑथेंटिसिटी इतना क्लियर नहीं है। लेकिन जैसे ही सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन वृद्धि होगा, हमेशा याद रखो ये वाला जो सोडियम वाला जो पंप होता है ना, वोल्टेज गेटेड आयन, सोडियम वाला जो वोल्टेज गेटेड आयन होता है, ये वाला, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ऐसे ओपन हो जाएगा। सोडियम वाला क्या होगा, धीरे धीरे ओपन हो जाएगा। एंड सोडियम आयन का नेचर क्या होता है, अंदर की तरफ प्रवेश करना। तो सोडियम आयन धीरे धीरे अंदर आएगा। अब लीकी चैनल के थ्रू सोडियम आयन आ रहा था, अब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल के थ्रू भी सोडियम आयन का एंट्री होगा। जब सोडियम आयन का एंट्री होगा तो बताओ भीतर में पॉजिटिव चार्ज की क्या होगा, और इंक्रीजमेंट होगा। और इंक्रीजमेंट होगा तो जब ये इतना इंक्रीज हो जाएगा तो ये कहां तक पहुंचेगा, +30 मिलीवोल्ट, जो बुक में दिया गया है। ओके, +30 मिलीवोल्ट तक पहुंचेगा। और इसी +30 मिलीवोल्ट को जब ये टच करेगा, इसी +30 मिलीवोल्ट को कहते हैं क्या, आपका एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, काम करना। एक्शन का मतलब क्या होता है, काम करना। ओके, सो मान लीजिए आप रात भर सो लिया। रात भर सोने से क्या होगा, हमारे जितने भी ब्रेन सेल से लेकर के जितने भी अंग में जितने सेल हैं वो क्या है, अभी रेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं,
रेस्ट कर रही। तो जब आपको सुबह होगा, नींद खुलेगा, तो आप क्या करोगे, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होता है। ओके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एंड इसी चीज को कहा जाता है क्या, इसी एक्शन पोटेंशियल को जब जनरेट होता है, इसी को बोला जाता है जेनरेशन ऑफ अ इम्पल्स। जेनरेशन ऑफ अ इम्पल्स, इसी को क्या बोला जाता है, जेनरेशन ऑफ अ इम्पल्स। एंड जब कोई भी सेल ऐसी स्थिति में रहता है, एंड यहां पर देखो ये जो पोटासियम वाला जो चैनल है ये क्या है, अभी के लिए क्लोज है। ओके, सो जब कोई भी सेल इस स्थिति में रहता है, उसको बोला जाता है डीपोलराइज्ड सेल। उसको क्या बोला जाता है, डीपोलराइज्ड सेल। ठीक है ना। और ये जो डीपोलराइज्ड सेल होता है ना, ये एक्सॉन का एक ही पार्ट में होता है। एक्सॉन का डिफरेंट पार्ट होता है, तो एक्सॉन का एक ही पार्ट में होता है। तो इसके लिए हम इसको कर देंगे ये ए वाला पार्ट, एंड सॉरी इसको कर देंगे ए वाला पार्ट, इसको कर देंगे बी वाला पार्ट। ठीक है ना। एक्सॉन का एक ही पार्ट डीपोलराइज हो गया। क्यों डीपोलराइज हुआ, क्योंकि इंपल्स का प्रवेश हुआ। इंपल्स का प्रवेश हुआ, इसीलिए सेल डीपोलराइज हो गया। समझ में आ गया। अब एक्सॉन का जो बी वाला पार्ट है, वो अभी भी क्या है, पोलराइज है। जी हाँ, एक्सॉन का जो दूसरे वाले भाग है, ये जो बी वाला पार्ट है, ये अभी भी पोलराइज है। तो मुझे बताओ पोलराइज के लिए कौन सा नियम होना चाहिए, अंदर में पॉजिटिव आयन, बाहर में नेगेटिव आयन। वही सेम चीज जो प्रीवियस में मैंने अभी अभी पढ़ा है। ओके, एंड यहां पर एक पंप होगा जो क्या होगा, ओपन होगा। यस, जो ओपन होता है। यहाँ पर लीकी चैनल प्रेजेंट होता है, मैं एक मेंशन कर देता हूं। ओके, लीकी चैनल प्रेजेंट होता है। एंड यहाँ पर क्या होता है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या होता है, ये क्लोज रहता है। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल क्या होता है, ये क्लोज रहता है। ओके, ये क्लोज रहता है। एंड ये तो हमेशा चालू रहेगा, ये चालू रहेगा। ओके, ये क्या करेगा, 3Na+ को बाहर भेजेगा, 2K+ को अंदर लेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सॉरी, ये वाला। ओके, सो यही स्थिति सेम है कि नहीं। अब यहां पर क्या होगा, ये सोडियम वाला, तो सोडियम तो अंदर आएगा, एंड ये हो गया पोटासियम, पोटासियम बाहर जाएगा, जैसे हमने पोलर में बताया था। ओके, ये वाला स्थिति, ये वाला सेम स्थिति यहां पर आएगा। ओके, ये हो गया आपका पोलराइज्ड सेल। मतलब जैसे ही इंपल्स आता है, एक्सॉन का ए पार्ट क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। क्योंकि इंपल्स जब भी आता है, वो कुछ ना कुछ परिवर्तन करता है, तो ये परिवर्तन हो गया। एंड ये क्या हो गया, ये अभी भी पोलर है। पोलर है मतलब अभी रेस्ट कर रहा है। समझ में आई बात, ये रेस्ट कंडीशन में होता है। अब चलते हैं हम सेकेंड वाला। अब रीपोलराइजेशन। अच्छा, एक होता है डीपोलराइजेशन का शिफ्टिंग। ओके, ये भी मैं समझा देता हूं। अच्छा, ये एक एक्सॉन का ए वाला पार्ट जो होता है वो डीपोलराइज हो गया। अब ये डीपोलराइज क्या करेगा, शिफ्ट होगा। ये डीपोलराइज क्या करेगा, ये ए कहेगा बी को कि मैं तेरे को डीपोलराइज कर देता हूं, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये रीपोलराइज हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा अब समझो। ओके, तो हमेशा याद रखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम करता है। करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा पॉजिटिव रू नेगेटिव से नेगेटिव तरफ होता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव रू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको पता होना चाहिए। करंट का हमेशा जो मूवमेंट होता है वो पॉजिटिव आयन से लेकर के नेगेटिव आयन की तरफ होता है, एंड इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव तक होता है। ओके,
एंड ये करंट क्या होता है, ये करंट कुछ नहीं होता है, आपका इंपल्स होता है। ये करंट क्या है, आपका इंपल्स होता है। ओके, सो ये क्या होगा, ये जो ए वाले पार्ट में ये जो पॉजिटिव आयन काटायन ये मूवमेंट करेगा किस पार्ट को, बी वाले पार्ट को। ए से मूवमेंट करेगा बी को एंड ये बी वाले पार्ट से क्या होगा, ए को मूवमेंट करेगा। ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा। इतना बात समझ में आ गया। अच्छा, अब जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव को जाएगा तो ये जो नेगेटिव होता है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि एक इंपल्स आएगा, एक इंपल्स आएगा। भाई ये पॉजिटिव क्या है, ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ये जो होता है ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता है, एक इंपल्स होता है। ओके, अच्छा, इस चीज को समझाने के लिए, यही सेम चीज को समझाने के लिए थोड़ा ये ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, उसका जो नेक्स्ट स्टेप, मान लीजिए ये हो गया आपका 2। ओके, ये हो गया आपका 2, तो 2 का जो सेम फॉर्म मतलब 2 का आई बना रहा हूं। ओके, तो फटाफट इसको करते हैं। ओके, तो ज्यादा हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर तो फॉर्म प्रेजेंट होता है, यहाँ पर एक ही ड्रॉ कर देंगे। ओके, ताकि फटाफट हम काम कर सकें। ओके, अच्छा, जब डीपोलर अवस्था आता है तब क्या होता है, डीपोलराइज में ये जो आपका ये ऑन रहता है, ये ऑन रहता है, सोडियम आयन ऑन रहता है, और ये क्या होता है, ये बंद होता है, ये बंद होता है। अंदर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अंदर में पॉजिटिव, बाहर में क्या होता है, नेगेटिव। एंड यहाँ पर देखो, इस पॉजिटिव जब यहाँ पर जाएगा, ये वाला जो पॉजिटिव होता है, ओके, ये वाला जो पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या होगा, इंपल्स का प्रवेश होगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या है, इंपल्स। तो इंपल्स ए वाले पार्ट से बी, ए वाले पार्ट से कौन सी पार्ट में जाएगा, बी वाले पार्ट में। जब बी वाले पार्ट में इंपल्स का जाना शुरू होगा तब क्या होगा, वो पहले इस पंप को बंद करेगा, मतलब सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज वाला जो पंप होता है, ओके, इस पंप को बंद करेगा। तो यहाँ पर यही सेम चीज को मैं मेंशन कर रहा हूं। ओके, तो ये पंप क्या हो जाएगा, ये पंप बंद हो जाएगा, ये पंप बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पर आपका लीकी चैनल में बना दे रहा हूं, ये हो गया आपका लीकी चैनल। दिस वन इज योर वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ठीक है ना। ओके, जब ये इंपल्स का प्रवेश होगा, इंपल्स ए वाले पार्ट से बी वाले पार्ट में जाएगा तो पहले क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पर तो सोडियम आयन का प्रवेश हो रहा है ना, यहाँ पर सोडियम आयन का प्रवेश हो रहा है एंड पोटेशियम आयन का बाहर जा रहा है। ओके, सो बाहर जाने को कहते हैं ई फ्लक्स, अंदर आने को कहते हैं इनफ्लक्स। ओके, तो ये लीकी चैनल हमेशा तो ओपन रहेगा, इसके लिए कोई हमें तामझाम करने की जरूरत नहीं। ओके, एंड दूसरा क्या होता है, जब ये ओपन होता है तो ये भी ओपन हो जाएगा, ये जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ये भी ओपन हो जाएगा। ये ओपन होने के बाद क्या आएगा, सोडियम आयन का एंट्री होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो ये वाले मेम्ब्रेन अंदर की तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता था, नेगेटिव होता था। अब इसी चीज को मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, जो चेंज हुआ है। ओके, ये होता है उसका चेंजिंग फॉर्म। सो चेंज में क्या होगा, अंदर पहले क्या था, नेगेटिव था, जब इंपल्स का आएगा, इंपल्स मतलब मैसेज का जब प्रवेश होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अंदर पॉजिटिव होगा, बाहर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब इसी स्थिति को क्या कहते हैं, डीपोलराइज्ड कहते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब ये भी आपका डीपोलराइज, ओके, ये भी आपका डीपोलराइज, ये भी आपका डीपोलराइज। अब यहां पर देखते हैं
ये डीपोलराइज का एक मूवमेंट हुआ है, मतलब ए से लेकर के बी तक डीपोलराइज का एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। इसको कहते हैं वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहते हैं? वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, क्योंकि डीपोलराइजेशन का मूवमेंट हुआ है। ए से लेकर के बी तक डीपोलराइजेशन का एक मूवमेंट हुआ है। ए ने कहा कि मैं तो एक्टिवेट हुआ और तुझे भी एक्टिवेट कर देता हूं, और जब ये ए एक्टिवेट हो जाएगा तो ये बी को एक्टिवेट कर देगा। जैसे ही बी को एक्टिवेट कर देगा ये क्या हो जाएगा? ये रीपोलराइज हो जाएगा, ये अगेन पोलराइज हो जाएगा। ये अभी डीपोलराइज है, लेकिन जब ये इसको दे दिया इंपल्स तो ये क्या हो जाएगा? पोलराइज हो जाएगा। कि ये अगेन पोलराइज हुआ, इसीलिए इसको बोला जाता है रीपोलराइजेशन। अब इस चीज के लिए हम थर्ड डायग्राम समझते हैं। ये हो गया आपका थर्ड वाला डायग्राम। ओके, ये हो गया आपका रीपोलराइजेशन। ओके, यहां पर भी मैं लिख रहा हूं रीपोलराइजेशन। ओके, तो जब रीपोलराइजेशन होता है, यहाँ पर तो आपका पंप प्रेजेंट है, यहाँ पर आपका लीकी चैनल ये तो हमेशा ओपन रहता है। ओके, लीकी चैनल ये हमेशा ओपन रहता है। ये होता है आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, ये होता है आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल। ओके, एंड इस वाले हिस्से को हम देखते हैं, यही सेम वाले हिस्से को हम अभी जस्ट कॉपी करेंगे। ओके, तो यहां पर देखो ये बंद हुआ है, यही सेम चीज को अब हमें नीचे कॉपी करना है। ओके, तो यहां पर आपका लीकी चैनल, ये हो गया आपका सोडियम चैनल, ये हो गया आपका पोटेशियम चैनल। ये हमेशा लीकी चैनल होता है, ये हमेशा चलता रहता है। एंड ये हो गया आपका वोल्टेज गेटेड आयन चैनल जो कि सोडियम का है, एंड ये हो गया आपका पोटेशियम। ओके, एंड ये क्योंकि डीपोलराइजेशन स्टेट में था, इसीलिए ये सोडियम चैनल अभी क्या है? अभी ये ओपन है। ओके, एंड ये क्या है? ये अभी क्लोज है। समझ में आ गया? ये अभी क्लोज है। ओके, यहां पर भी क्लोज है। ओके, यहां पर भी क्लोज है। सो जैसे देखो, जब डीपोलराइजेशन का वेव लाइक मूवमेंट शिफ्ट हुआ है, मतलब ए से लेकर के बी तक शिफ्ट हुआ है, वैसे पता है क्या होता है? वैसे ये जो सोडियम चैनल होता है, ये जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल होता है, ये वाला चैनल, तो ये क्या होगा? ये बंद हो जाएगा। ये ऐसे करके क्या होगा? बंद हो जाएगा। ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा। एंड उसके बाद क्या होगा? ये पोटेशियम वाला जो चैनल होता है ये क्लोज हो जाएगा। ये पोटेशियम वाला जो चैनल होता है ये क्लोज हो जाएगा। ये वाला चैनल, सोडियम वाला जो चैनल होता है ये क्लोज हो जाएगा, एंड ये पोटेशियम वाला जो चैनल होता है ये क्या हो जाएगा? आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ओपन हो जाएगा। सो इसको अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो आपको डाउट लगेगा, तो इसको मैं वाइप आउट कर देता हूँ। यही सेम फिगर को मैं नीचे समझा रहा हूँ। ओके, तो ये क्या करेगा? ये इससे ओपन हो जाएगा। ठीक है ना? पोटेशियम चैनल ओपन हो गया। ये कहां पर मैं लिख रहा हूं? इस फिगर का नीचे एक्सप्लेनेशन हुआ। ये समझ में आई बात? ये कैसे हुआ देखो, ये भी जानो। जैसे ही डीपोलराइजेशन ए से बी को शिफ्ट हुआ, जैसे ही हुआ, ये सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएगा। ओके, तो
यही सेम चीज को मैं यहां पर लिख रहा हूं। ओके, देखो, तो सोडियम चैनल जब बंद होगा तो सोडियम तो अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन पोटासियम क्या होगा, बाहर चला जाएगा। पोटासियम क्या होगा, बाहर चला जाएगा। ओके, एंड जब रीपोलराइजेशन स्टेट में हमारा सेल रहता है तब ये पंप चालू नहीं होता है, तब ये पंप क्या होता है, चालू नहीं रहता है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ कि सेल के अंदर हमेशा क्या होता है, नेगेटिव आयन ज्यादा रहता है। ओके, ऊपर से तो सोडियम आ रहा है लीकी चैनल के माध्यम से एंड पोटासियम जा रहा है। पोटासियम इधर जा रहा है और इधर से भी जा रहा है, इधर से भी जा रहा है। सो जैसे ही जा रहा है क्या हो रहा है, पॉजिटिव आयन बाहर चला जा रहा है। पॉजिटिव आयन जब बाहर चला जा रहा है तो क्या होगा, अंदर में नेगेटिव आयन का अभिवृद्धि हो रहा है। नेगेटिव आयन क्या हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो नेगेटिव आयन अगर अंदर ज्यादा होगा तो बाहर क्या होगा, पॉजिटिव आयन की अभिवृद्धि होगी। बाहर क्या होगा, पॉजिटिव आयन की अभिवृद्धि होगी। जब पॉजिटिव आयन की बढ़ेगी तो इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, इसी स्थिति को हम कहते हैं आपका रीपोलराइजेशन। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन, क्योंकि ये अगेन पोलराइजेशन हुआ है। एंड एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक वक्त ऐसा भी आएगा, ये बहुत ज्यादा, ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। मतलब आज सडन ये 70 मिलीवोल्ट को एकदम नहीं होता है, ये धीरे 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 करके -70 मिलीवोल्ट होता है। सो जब ये धीरे धीरे बंद हो जाएगा, देखो सोडियम चैनल तो बंद हो गया, सोडियम चैनल जैसे ही बंद हो गया, पोटासियम आयन जो बचा कुछ अंदर था, मतलब कैटायन, वो भी बाहर चला गया। एंड यहाँ से जो सोडियम आयन का प्रवेश हो रहा है वो इतना ज्यादा नहीं, लीकी चैनल में इतना कैटायन नहीं भी आते हैं। तो अंदर में क्या होता है, नेगेटिव आयन का बहुत ज्यादा वृद्धि होता है, और ये इतना वृद्धि होता है कि ये -70 मिलीवोल्ट को टच कर देता है। ये -70 मिलीवोल्ट एकदम नहीं होता है, धीरे 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 ग्रेजुअली ये होता है। नेगेटिव आयन मतलब अनायन का इंक्रीजमेंट धीरे धीरे होता है। जब ये -70 मिलीवोल्ट में वापस आ जाएगा तो हमेशा याद रखो, ये सोडियम पोटासियम पंप जो होता है वो फिर से ओपन हो जाएगा। ये -70 मिलीवोल्ट में जब भी पहुंचेगा, ये सोडियम पोटासियम पंप को क्या करेगा, आपका 1 एटीपी खर्च करके 3 सोडियम को बाहर भेजेगा, 2 पोटासियम को अंदर आएगा। और जब ये अंदर आता है इसीलिए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट मेंटेन रहता है। एंड यही सेम सिनेरियो कहां पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर देखो, ये हो गया 1 नंबर स्ट्रक्चर है ना, 1 नंबर का स्ट्रक्चर, ये होता है क्या, पोलराइजेशन। यही सेम स्थिति अब देखो यहां पर है, यही सेम स्थिति यहां पर है, सेम स्थिति है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी है। यहां पर देखो -70 मिलीवोल्ट में आपका पंप तो चल चुका है, लीकी चैनल तो हमेशा ओपन रहते हैं, सोडियम चैनल भी बंद हो चुका है, लेकिन आपका ये जो पोटासियम वाला चैनल है वो ऑन है। तो रीपोलराइजेशन स्टेट में देखो, रीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, री मतलब अगेन, सो अगेन पोलराइजेशन होना। तो जब पोलराइजेशन था, यहां पर देखो, जब पोलराइजेशन हमने पढ़ा था तो ये पोटासियम वाला जो चैनल था, पोटासियम वाला वोल्टेज गेटेड जो चैनल था, ये वाला, ये क्या था, क्लोज था पोलराइजेशन स्टेट में। लेकिन यहां पर रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, अगेन पोलराइजेशन। तो यहां पर देखो ये ओपन अभी भी है, तो हमेशा याद रखो, ये जो पोटासियम वाला जो चैनल होता है, ये बड़ा पापी पुरुष है,
ये बहुत शैतान है। एक तो ये इतना जल्दी ओपन नहीं होता है एंड ये इतना जल्दी भी क्लोज नहीं होता है। जैसे सोडियम आयन वोल्टेज गेटेड आयन चैनल का क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन आने के बाद ये ओपन होता है। ओके, ये ओपन होता है। जैसे ही डीपोलराइजेशन शिफ्ट होगा ये क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लेकिन ये उतना जल्दी ना तो ओपन होगा ना तो क्लोज होगा। ओके, सो ये कब क्लोज होगा? अच्छा, अब क्या होता है, अब धीरे धीरे क्या होगा, सोडियम आयन देखो, ये पंप जब चालू होगा तो लीकी चैनल के माध्यम से जो भी सोडियम का एंटर हुआ था, ये पंप चालू होने के कारण 3 सोडियम को बाहर भेज रहा था एंड 2 पोटेशियम को क्या कर रहा था, 2 पोटेशियम को अंदर ले रहा था। लेकिन फिर भी अंदर की तरफ आयोनिक चार्जेस इतना बढ़ गया कि ये -90 मिलीवोल्ट में जाकर के पहुंचा, -90 मिलीवोल्ट में जाकर के पहुंचा। और -90 मिलीवोल्ट में जब ये पहुंचता है, इसी स्थिति को कहते हैं हाइपर पोलराइजेशन। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ओके, हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं। ये स्थिति एक लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आता है। ओके, लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, लिटिल अमाउंट मतलब बहुत कम समय के लिए होता है। ओके, लेकिन हाइपर पोलराइजेशन स्टेट आता है जब ये -90 मिलीवोल्ट में पहुंच जाएगा। तब क्या होगा, देखो तब क्या होगा, तब ये जो पोटासियम वाला जो चैनल होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। ये वाला ये क्लोज हो जाएगा। अब मुझे बताओ, ये रीपोलराइजेशन, ये धीरे धीरे क्या होगा, रीपोलराइजेशन था, रीपोलराइजेशन से क्या होगा, -70 मिलीवोल्ट होगा। -70 मिलीवोल्ट से ये और नीचे आ जाएगा तो हाइपर पोलराइजेशन होगा। फिर ये क्या करेगा, फिर ये रीपोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब यहां पर देखो, एक छोटा सा डायग्राम में कर रहा हूं। ओके, ये हो गया मान लीजिए -70 मिलीवोल्ट। अब ये यहां तक टच किया, यहां तक टच किया तो यहां तक -70 मिलीवोल्ट। अब धीरे धीरे ये इतना नेगेटिव हो जाएगा कि ये पहुंच जाएगा -90 मिलीवोल्ट। लेकिन ये कम समय के लिए रहता है तो ये धीरे धीरे -70 को फिर से टच कर देगा। तो फिर से जब टच कर देगा तो रीपोलराइजेशन अगेन हो जाएगा। जब रीपोलराइजेशन अगेन हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर पंप भी चल रहा है, लीकी चैनल तो हमेशा चलता है एंड ये 2 पंप सोडियम एंड पोटेशियम जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल है वो भी क्लोज है। तो ये सेम स्थिति अभी यहाँ पर कहां पर प्रेजेंट है, आपके ये वाले स्ट्रक्चर में। देखो पंप भी चालू है, लीकी चैनल भी चालू है, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल ये बंद है, लीकी चैनल चालू है। तो आई होप यहां तक आपके मन में कोई डाउट नहीं। मैंने अपनी तरफ से 100% एफर्ट दिया है, सारे चीज को बीट बाय बीट मैंने समझाया। फिर भी अगर कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इसका एक डायग्राम है, डायग्राम में किसी और वीडियो में इसे बता दूंगा क्योंकि अब तक वीडियो बहुत लेंथी हो चुका होगा। ओके, सो उसका डायग्राम दूसरे वीडियो में आएगा। जो ग्राफ वाला जो डायग्राम होता है वो दूसरे वीडियो में आएगा। लेकिन यहां तक जो भी पढ़ाया, अगर फिर भी कोई डाउट है आप पूछ सकते हो। और एक बात है, यहां पर देखो ये वाला जो हिस्सा होगा ना, ये वाला जो हिस्सा होगा ये सेम रहेगा। ये सेम रहेगा मतलब क्या होगा, ये तो डीपोलराइजेशन है ना, ये डीपोलराइजेशन है तो ये बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव ये होगा। और ये किसके लिए, ये इसके लिए, ये वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला स्ट्रक्चर के लिए। ओके, सो डीपोलराइजेशन में क्या होता है, आपका सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ये तो ऑन रहता है और ये तो क्लोज रहता है।
एंड पंप भी आपका क्लोज रहता है। तो आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट आ गया आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू एवरीवन।